हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं कि सूक्ष्मजीव के जो बेसिक पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं और हम बात कर चुके हैं कि उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है, उनके उपयोग क्या हैं, ये हम बात करें हैं। और यूजेस में मैं बता चुका हूँ आपको कि इसके जो यूजेस हैं वो डोमेस्टिक यूजेस हैं। दूसरा नंबर पर हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कहें या कॉमर्शियल यूज़। और मैं ये भी एक पॉइंट बताया था आपको कि जो भी यूजेस हम डोमेस्टिक तरीके में करते हैं, अगर उन्हीं का उपयोग एक बड़े लेवल पे करते हैं तो वही हमारा कॉमर्शियल या आपका इंडस्ट्रियल बन जाता है। फिर उसके बाद मैं बताया था आपको कि तीसरा नंबर पे है जो है कि मेडिसिनल, ठीक है, औषधि रूप से जो इसका उपयोग होता है, किनका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो वो आपको सबसे पहले आपकी बीमारी के अनुसार एंटीबायोटिक्स देता है। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स आपके शरीर की जो आरबीसी होती है, मतलब उसी को हम कहते हैं एक फाइटर, जो बाहर से आए हुए अवांछित पदार्थों या तो अवांछित जो भी जीव हैं उनसे लड़ने में हमारी शरीर की मदद करती है, वही है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को यही एंटीबायोटिक्स एक ढांचा तैयार करती हैं कि हाँ इस तरह का ये दुश्मन है, उससे लड़ना है। तो एंटीबायोटिक्स का यही काम है। और उसके बाद मैं आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक्स है, अगर उसी को बीमारी के आने से पहले आपको दे दिया जाए, मतलब कि जो बीमारी है उसके ही जो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको एक मृत अवस्था में इंजेक्ट कराया जाए शरीर में, तो उसी को कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने बात की कि हमारे शरीर में जो बीमारियां फैलती हैं वो कौन से सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलती है। जैसे मैं बताया था आपको कि क्षय रोग जो है वो जीवाणु द्वारा होता है, खसरा जो है वो वायरस के द्वारा। इस प्रकार से मैं एक टेबल आपको बताया था। तो आज शुरू करते हैं उसके आगे का। हाँ, यहाँ पे जो चौथा पॉइंट मैं आपको बोल चुका हूँ कल ही, वो है कि फॉर सॉइल कहें आप इसको, या कहें कि हमारे जो अपनी एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर या वातावरण, एटमॉस्फियर के लिए ये किस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके आगे की बातें हम इस वीडियो में अब बात करेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम पुरानी बातों को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उस स्लाइड पे जाता हूँ। हाँ, तो इसमें हम बात कर चुके हैं कि क्षय रोग, या तो इसी को हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ये जीवाणु द्वारा होती है। फिर खसरा की बात थी, वो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, हैजा जीवाणु द्वारा, टाइफाइड जीवाणु द्वारा, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा, और मलेरिया प्रोटोजोआ। और मलेरिया के लिए मैं कल ही बता चुका हूँ आपको कि एक है मादा एंडीज़, ठीक है, मादा एंडीज़, और दूसरे नंबर पर है मादा एनाफलीज, ठीक है। तो ये है मलेरिया के लिए और ये है आपके डेंगू के लिए, ठीक है। तो ये बात मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके आगे हम बात करें कि जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, मतलब कि जो जो हमारे लिए ऐसे जीवाणु जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हैं या हानिकारक हैं, तो हम उनको कल ही उदाहरण के तौर पर बता चुके हैं कि उनको कहते क्या हैं, वो हैं रोगाणु, ठीक है। रोगाणु कहते हैं, या उन्हीं को अंग्रेजी में इंग्लिश भाषा में कहें तो उन्हीं को कहते हैं पैथोजेंस, मतलब रोगजनक जो भी जीवाणु हैं वो रोगाणु कहेंगे उनको। तो ये सिर्फ हमारे मतलब कि मनुष्य के शरीर को ही हानिकारक नहीं है, ये हानिकारक भी हैं पौधों के लिए, ये हानिकारक हैं एनिमल्स के लिए। तो अब मैं इस बारे में आगे बढ़ते हुए आपको बता रहा हूँ कि ये बातें तो हम कल कर चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाँ, ये है आज का टॉपिक कि एनिमल्स के लिए तो सॉरी ह्यूमंस के लिए हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। अब हम बात करेंगे एनिमल्स में। तो एनिमल्स में एक एंथ्राक्स, ठीक है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मतलब हमारे डोमेस्टिक यूज़ वाले जो हमारे घरों में रहते हैं, बकरी हो गई, गाय हो गए, या तो हमारे आसपास के जो भी मवेशी हो गए, तो एक रोग है एंथ्राक्स।
एंथ्राक्स जो होता है वो एनिमल और ह्यूमन दोनों में होता है, और ये एक तरह से बीमारी है जो कि अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कौन सी बीमारी है जो मतलब एंथ्राक्स जो होता है वो किस में होता है, ह्यूमन में होता है कि एनिमल में होता है, तो आप ये बता सकते हैं। अब एक जो हम कहें कि अगर आपने सुना होगा तो गाय जो होती हैं, ठीक है, गाय के जो पैर होते हैं जिन्हें खुर कहते हैं, या तो उनके जो मुंह होते हैं, ठीक है, उनमें एक बीमारी होती है जिसका जो कारण है वो है वायरस, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गाय की खुर की बीमारी जो होती है वो किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन होंगे कि बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ है। तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये वायरस है। इस चौथे नंबर पर कि ये एल्गी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि गाय की खुर की बीमारी, क्योंकि आपने अब आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स तो नहीं देख सकते क्योंकि एक बड़ा अरसा हो गया जब इसके एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है। और तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले जो भी सुपर टेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे आप कुछ सीख सकते हैं कि कितना वाइड एंगल्ड क्वेश्चन पेपर था, ठीक। वाइड एंगल क्वेश्चन पेपर मतलब कि आप ये देख लीजिए कि कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, तो आप हम हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो गाय की खुर की बीमारी जो होती है वो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है, तो आप बताएंगे कि वायरस के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करें कि प्लांट, अब प्लांट्स में भी यही बीमारियां होती हैं, यही बीमारियां नहीं मतलब कि इन जो सूक्ष्म जीव हैं उनके कारण प्लांट्स में भी होती हैं बीमारियां। जैसे हमारा हो गया वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, मतलब जो भी ये क्रॉप होती हैं, जो भी हमारे लिए कैश क्रॉप कहें या तो जो हमारे खेतों में लगाई जाती हैं क्रॉप्स, उनमें जो छिड़काव होता है दवाई का, जो छिड़काव होता है दवाई का, वो इन्हीं कारणों से होता है कि जो हमारे जो जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहीं हमारी फसल को बर्बाद ना कर दें, तो इसी को बचाने के लिए ये बीमारियां ना होने पाएँ। अब अगर ये बीमारियां होती हैं तो क्या होता है, तो हमारी जो भी फसल होती है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, या तो जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। तो अब एक एक हमारे पास एक ये, ठीक, तो इसमें दिया गया है कि जो भी बीमारियां हैं जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो किस किस पौधे के बारे में है और वो किसके द्वारा फैलते हैं, और बताया गया है कि इनका संचरण का तरीका मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में ही। इस संचरण का तरीका मतलब कि जो भी हमारे संचारी रोग होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। वो भाई 3 प्रकार से हो सकते हैं, या तो एयर से हो सकता है, ठीक है, वायु के द्वारा वो संचरण हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर होता है कि अगर इनका आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ हो, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ हो, या तो हम कहें कि अगर या तो हम एयर जल, इसको चौथे नंबर पर लिख सकते हैं कि अगर इनका भोजन, तो भाई जो जो हमारा ये पौधे हैं इनमें भोजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, तो इसे हम कट करते हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ठीक है, एयर, जल और डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में ऐसा हो सकता है कि अगर ये पेड़ एक मानो एक्स पेड़ में कोई बीमारियां मतलब कि कुछ भी हो सकता है, उसकी जो पत्तियां सड़ने लगती हैं, ठीक है, पत्तियां अब जानते हैं कि पौधों में अगर कोई इम्पोर्टेंट भाग है तो वो उसका पत्तियां हैं, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की हेल्प से ही हमारी जो पत्तियां हैं वो जो फोटोसिंथेसिस या तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर पाती हैं। अब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तभी जो हमारी जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो श्वसन का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट कर पाती हैं, और जब श्वसन होगी तभी उस प्लांट की ग्रोथ होगी। तो आप मान लीजिए कि पत्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पत्तियों की कोई बीमारी है, एक्स प्लांट है, ठीक है, और प्लांट के लगाने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो उसका जड़ कहें या तो बीज कहें, और या तो कहें हम उसकी डाल, 2 प्रकार से। हाँ, तो अगर उसकी डाल बीमार है, जड़ बीमार है,
तो इसका जो भी हम अगर कोई भी पार्ट कहीं भी प्लांट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये मिट्टी का भाग है, इसमें हम लगा दिए, तो जो पेड़ होगा वो भी हो सकता है बीमार हो, मतलब कि उसके हो सकता है फल उतने सही ना हो, या तो उसकी जो सुंदरता हो, अगर सुंदरता के लिए एक पेड़ लगाया गया तो उसकी सुंदरता उतनी अच्छी ना हो। तो यही है। और अगर अगर ये हुआ डायरेक्ट कांटेक्ट, या तो कहें कि बीज के द्वारा इसे कहते हैं। अब वायु के द्वारा कैसे, अगर एक प्लांट यहाँ पे बीमार है, उसके पास में ही दूसरा प्लांट है, अब इसका जो ट्रांसफ़र है वो या तो कीड़ा करेगा, ठीक है, कीड़ा करेगा, या तो हो सकता है कि यहाँ के जो भी आपके सूक्ष्म जीव हैं वो हवा के साथ उड़कर इस स्थान पर वायु के साथ पहुँच जाएं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखें कि कोई भी जो बीमारी है उसका ट्रांसमिशन किस कारक के द्वारा हो रहा है। तो कारक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी बीमारी किन कारकों के द्वारा संचरित होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस स्लाइड में जो मेन बात दी गई है वो है कि नींबू कैंकर। नींबू में ऐसी आप देखे होंगे, अब तो गर्मी का सीज़न भी है, तो आप जब जाएंगे बाज़ारों में तो आप देखेंगे कि कुछ नींबुओं में ये काले काले पॉइंट्स बन जाते हैं। तो आप सोचते हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन वो उनके जो उसका जो पादप है, उसका जो रोग है, उसको सही से कहते हैं नींबू कैंकर, ठीक है। और ये होता है जीवाणु द्वारा, और इसका जो संचरण का तरीका है वायु है। तो अगर अगर ये मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, इसमें नींबू लगे हुए हैं, ठीक, और दूसरा पेड़ ये है, इसमें भी नींबू लगे हुए हैं। तो अगर हो सकता है कि अगर एक पेड़ में ये बीमारी हो गई, अगर ऐसा कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो बेहतर है कि उस पेड़ के जो नींबू बीमार हैं उनको तोड़ के बाहर रख दिया जाए। नहीं तो होगा क्या कि इस पेड़ से इस पेड़ में किस वायु के द्वारा हो सकता है कि यहाँ के जो भी बैक्टीरिया हैं या तो जो भी जीवाणु हैं, ठीक है, वो हवा के साथ ट्रांसमिट होके वहाँ चले जाएं और सारे सारे आसपास के फल को बर्बाद कर दें। इसलिए आप देखें कि ऐसे बाज़ार में फल बिकने लगते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए इसको, इसका संचरण का तरीका क्या है, वो है वायु। ये आपके पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट कि वो जीवाणु के द्वारा संचरित होता है, ठीक है। अब गेहूँ की रस्ट, गेहूँ के पेड़ आप देखे होंगे, गेहूँ के पेड़ में जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, या तो वो सुंदर हैं तो कोई बात नहीं, मतलब कि उनमें हरा रंग दिख रहा है, लेकिन अगर उनमें कहीं भी स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं भी स्पॉट्स दिख रहे हैं कि वो अगर स्पॉट्स दिख रहे हैं येलो कलर के, मतलब पीले कलर के अगर स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो पादप है वो स्वस्थ तो नहीं है। अगर आप मतलब कि ये सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप खेतों में कहीं भी देखते हैं तो आप ये जानिए कि इन पौधों को ज़रूरत है किसी कीटनाशक की, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इसको जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इस बीमारी को कहते हैं गेहूं की रस्ट, ठीक है। और ये जो सूक्ष्म जीव जो कारण है इस रस्ट के लगने का, उसका नाम है कवक के द्वारा ये रस्ट हैं उसके, मतलब जो गेहूं की रस्ट है वो कवक के द्वारा फैलाई जाती है। और इनका जो संचरण का तरीका है वो है वायु से या बीज से। मतलब कि अगर ये जो एक पादप है उसके बीज भी अगर आप कहीं भी प्लांट करेंगे या तो कहीं भी बोएंगे, तो वो जो पेड़ होगा वो भी हो सकता है बीमार ही हो। मतलब उसके भी जो पत्तियां हैं उनमें भी ये येलो कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो है बीज, वो वायु। तो वायु का मतलब ये है कि अगर एक प्लांट एक खेत में बीमार है तो हो सकता है कि वायु के द्वारा ट्रांसमिट होके ये सारे के सारे पेड़ भी बीमार हो सकते हैं। इसलिए अगर एक भी पेड़ बीमार है तो कीटनाशक की दवाइयाँ की ज़रूरत तुरंत होती है। अब भिंडी की पीत, ये भी एक बीमारी है जो भिंडी के पत्तों में आप देख सकते हैं कि क्या हाल होती है। अगर कोई भी
पौधा है उसके जो भी प्राकृतिक रंग है उसमें कोई भी बदलाव हो रहा है उनके पत्तों में, तो आप ये समझ जाइए कि उनमें कुछ न कुछ समस्या है। तो इसको कहते हैं भिंडी की पीत, और ये एक वायरस के द्वारा होता है, और इसके जो ट्रांसमिट होने का तरीका है वो है कीट के द्वारा। कीट के मतलब कि कीड़ों के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे सामने बात आती है फूड पॉइजनिंग या फूड पैकेजिंग। फूड पॉइजनिंग को हम कहते हैं खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता मतलब कि जैसे हमारे घरों में खाना रखा गया या तो हम कहें कि कोई भी चीज़ हम खाएंगे और वो अगर हमें बीमार कर रही है तो या तो उसमें विष के लक्षण आ गए हैं। विष के लक्षण आ गए मतलब कि अगर अगर आप नॉर्मल भाषा में कहें तो कोई भी चीज़ जैसे जिसकी वजह से अपच हो जाए, मतलब कि हो सकता है कि उसमें विष के लक्षण आ गए, मतलब कि वो नुकसान करने लगी है। और फूड पैकेजिंग हाँ, पहले हम बात करें कि ये फूड पॉइजनिंग क्या है। फूड पॉइजनिंग मतलब खाद्य विषाक्तता, और ये होती किन कारणों से है। अगर आपके खाने में कुछ कोई भी सूक्ष्म जीव कोई भी जो कि हानिकारक है, अगर सूक्ष्म जीव फायदेमंद हैं तो ऑल वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही हानिकारक जो हैं, ठीक है, हानिकारक जो भी हैं सूक्ष्म जीव, अगर वो आपके खाने में बैठ गए तो वो आपके खाने को एक विष में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आफ्टर ऑल आपकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये हो गई फूड पॉइजनिंग की बात। अब फूड पैकेजिंग क्या है। फूड पैकेजिंग में हम देखिए, जो चैप्टर है वो है सूक्ष्म जीव का, तो पूरी बातें हमारे सूक्ष्म जीव के इर्द गिर्द ही होंगी। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग में भी हमने देखा कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका रोल है। ठीक है, आपके खाने को विष में कन्वर्ट करने वाले ये सूक्ष्म जीव ही हैं। अब हम फूड पैकेजिंग में किस प्रकार से हम अपने खाने को इस प्रकार से भंडारित करें कि वो अन्य सूक्ष्म जीवों से बच सकें। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहले तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे क्लीन है। तो सबसे पहले हम जो फूड पॉइजनिंग की बात है उसको हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि खाद्य परिरक्षण, या तो यहाँ पे लिखते हैं हम खाद्य परिरक्षण। ठीक है, खाद्य परिरक्षण, या हम कहें तो कि इसको कहते हैं फूड पैकेजिंग। ठीक है, तो ये होगी फूड पैकेजिंग की बात। अब उन तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिसके वजह से हम अपने जो भी भंडारित भोजन हो उसको हम भोजन हो या कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसको हम जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके अटैक से, उनके हमले से बचा सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं रासायनिक उपाय। ठीक है, जब हम रासायनिक उपायों की बात करते हैं तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपका जो खाने वाला नमक है, ठीक है, खाने वाला नमक है वो भी एक रसायन ही है जिसे हम कहते हैं NaCl। ठीक है, और जो हमारा खाने वाला तेल है वो भी एक प्रकार से रसायन है, क्योंकि उसमें भी वनस्पति तेल को आप ध्यान से देखें तो वो भी रसायनों से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम बात करें कि ये किस प्रकार से बचाता है। तो हमारा जो हम नमक अथवा खाद्य पदार्थ का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, या आप ध्यान देखें, या मतलब कि यही कारण है कि अब जब आप लाएंगे कहीं से, मतलब कि जो भी बाज़ार से लाया हुआ अचार है तो उसमें आपको नमक की मात्रा अधिक दिखेगी। ठीक है, नमक की मात्रा क्यों अधिक दिखेगी? क्योंकि उन्होंने ये स्टडी की है कि किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट को लंबे समय तक बाज़ार में रख सकते हैं। तो उन्होंने इसीलिए नमक जैसे पदार्थ की उसमें अधिकता डाली है, ताकि जब वो कस्टमर तक पहुँचे तो एक बेहतर और सुरक्षित स्थिति में पहुँचे। ठीक है,
अब सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक सामान्य पर्यवेक्षक है, ठीक है, ये भी हैं। तो रासायनिक तरीकों में आप लिख सकते हैं कि सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और दूसरा नंबर है मेटा बाई। तो हमारे पास आ गए एक नंबर पे NaCl, दूसरे नंबर पर सोडियम बेंजोएट, तीसरे नंबर पर सल्फाइड, वो मेटाबाइसल्फाइड। अब इनका यूज़ किस में होता है? आपने देखा होगा जैम में, इसका जैम में उपयोग होता है, ठीक है, या तो कहें स्क्वैश में इनका उपयोग होता है, ताकि इनको एक लंबे अरसे तक जो हमारे बैक्टीरिया हैं या तो कहें कोई भी किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव के अटैक से बचाया जा सके। अब दूसरा जो हमारा तरीका है खाद्य परीक्षण का, वो नमक के द्वारा हम देख चुके हैं। चीनी के द्वारा, हाँ चीनी के द्वारा, तो आप ये समझिए चीनी खुद में, ठीक है, चीनी खुद में ग्लूकोज है, ठीक है, जो कि अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज खुद में एक रसायन है, ठीक है, तो वो भी सूक्ष्म जीवों के अटैक से खाने को बचाता है। इसीलिए हम देखें जैम में, जेली में, स्क्वैश में चीनी की जो मात्रा है वो अधिक रखी जाती है, ताकि वो जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित कर सके। नियंत्रित करने का मतलब है कि ये ज़रूरी है कि नियंत्रित करने का मतलब ये खुद ही है कि वो कभी बढ़ावा नहीं देगा जीवाणुओं की वृद्धि को, ताकि उसका प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, लेकिन चीनी जो है वो कंट्रोल करेगी आपके जो जीवाणु हैं उनकी जो ग्रोथ है। अब अगला तेल, सिरका। तो जो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित से बचाने में किया जाता है, और अचार में तेल और सिरका इसीलिए अधिक मात्रा में डाला जाता है। घरों में आप देखते होंगे कि उनमें अचार की, अब आप देखिए कि अगर मानिए कि हाँ, अगर आप घरों में खुद देखें तो कोई भी अगर अचार बनाया हुआ है घर का, तो आप उसमें देखिए कि अगर ये उसका जार है, ठीक है, और यहाँ तक जो पिकल्स के मटेरियल हैं वो हैं, और सिर्फ यहाँ तक तेल है, सिर्फ यहाँ तक तेल है, तो ऊपर की तरफ आपको एक सफ़ेद लेयर, ठीक है, सफ़ेद परत दिखाई देगी। वो कुछ और नहीं, वो सूक्ष्म जीवों का हमला ही है। जो यहाँ तक तो तेल था, तो तेल ने उसको वहाँ तक तो बचा लिया, लेकिन उसके ऊपर जहाँ जहाँ पर तेल की मात्रा आपको कम दिखाई देगी, वहाँ पर वो सफ़ेद लेयर दिखाई देगी। तो वो सिर्फ सूक्ष्म जीवों के कारण ही है। इसीलिए अचार सिरके में अधिक से अधिक तेल डाला जाता है, ताकि उसको बचाया जा सके सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से। चौथा तरीका है वो है पाश्चरीकरण, ठीक है। पाश्चरीकरण को आप जानें अगर, तो ये है अब इनमें ये जो खाद्य परीक्षण में है उनमें जो अगर आप किसी भी एक पॉइंट को अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहना चाहते हैं तो वो है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण का उपयोग क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मैं सारी बातें बताऊंगा। तो पाश्चरीकरण का उपयोग होता है मिल्क को प्रोटेक्ट करने में। मिल्क, तो इसमें करते क्या है कि जो मिल्क है आपका, अधिकतर घरों में तो सिर्फ इसे उबाल के रख लिया जाता है, तो वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी कमर्शियल रूप है मिल्क का, जो भी चेन बनी हुई है, तो उसमें एक लंबे अरसे तक कि सिर्फ 24 घंटे में तो उसको बिकना नहीं है, उसको 24 घंटे से ज़्यादा चलना है, तो उसको एक सही स्टेज में पहुंचाएं, ताकि फिर वो किसी भी जो सूक्ष्म जीव हैं उनके दुष्प्रभाव से बच सके। तो इसके लिए किया जाता है कि उसको पहले खूब गर्म किया जाता है। मतलब कि 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको एकाएक ठंडा किया जाता है, ठीक। तो उससे होता क्या है कि जो हाई टेम्परेचर में मरने वाले जीवाणु होंगे, जो भी उनके सूक्ष्म जीव होंगे, वो हाई टेम्परेचर में मर जाएंगे, और जो भी ठंडे टेम्परेचर में ना रहने वाले होंगे वो ठंडे टेम्परेचर में मर जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया 3 से 4 बार दोहराई जाती है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चरीकरण। ये हो गई प्रक्रिया। और उसके बाद हम बात करें
कि इसका नाम जो है उनके जिसके जो खोजक हैं लुई पास्चर, ठीक है, इनके नाम के ऊपर इस ये जो प्रक्रिया है उसका नाम रखा गया है कि इसको हम कहते हैं पाश्चरीकरण। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो है कि सोडियम बेंजोएट का जो खाद्य परीक्षण, या आप इसमें से आ सकते हैं प्रश्न कि ये क्या है, एक खाद्य परिरक्षक है कि क्या है। इसमें से पोस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिल्क जो है आपका, तो उसका जो संरक्षण किया जाता है किसी भी सूक्ष्म जीव के आक्रमण से, वो किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो उसका जो आपके पास उत्तर होगा वो होगा पाश्चरीकरण, या तो इसी को कहें इंग्लिश में तो इसे कहते हैं पाश्चराइजेशन। अब हम नेक्स्ट बात करें, हाँ, प्रिजर्वेटिव्स की हम बात कर चुके हैं कि हम ऑयल की बात कर चुके, हम साल्ट की बात कर चुके, शुगर की बात भी कर चुके, विनेगर मतलब कि सिरके की बात कर चुके, ठीक है। सिरका भी इसीलिए डाला जाता है क्योंकि उसमें तो पहले से ही एक ऐसी स्टेज में होता है जहाँ पर अब आगे किसी भी अटैक, मतलब कि कोई भी सूक्ष्म जीव का आक्रमण नहीं हो सकता है, ठीक है। अब टेम्परेचर में हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर भी एक बेहतर तरीका है प्रिजर्व करने का खाने का, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब खाना अगले दिन या तो ठंडा खाना खाया जाता है तो वो सिर्फ स्वाद के लिए गर्म नहीं किया जाता, वो गर्म इसलिए भी किया जाता है ताकि अगर कोई भी सूक्ष्म जीव उसमें आए हों तो टेम्परेचर बढ़ने से उनका खात्मा किया जा सके, और इसी को इंडस्ट्री में कहते हैं पाश्चराइजेशन या तो पाश्चरीकरण, और इसका यूज होता है मिल्क में, ठीक है। आप इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखें। ऑयल का यूज़ होता है कि जब हम अचार बनाते हैं, ठीक है, अचार। साल्ट का भी यूज होता है अचार में, या तो किसी भी ऐसी जगह में कि आप प्रिजर्व किया जा सकते। आज ये शुगर का यूज़ भी हम करते हैं, शुगर का यूज़ हम करते हैं जैम में, स्क्वैश में, स्टोरेज में। जो अंतिम बात है वो है कि अब आप देखते होंगे कि जब आप किसी चिप्स का पैकेट फोड़ते हैं, ठीक है, चिप्स का पैकेट जब काटते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि जो हमारे पास एक्चुअल चिप्स हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है, और एक नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो वो आपके पास कहें कि जो हवा होती है, हवा मतलब कि वो फूले काफ़ी होते हैं लेकिन उनमें जो रियल मटेरियल होता है वो कम होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी आपको कम मटेरियल देना चाहती है, लेकिन दूसरा कारण इसका यह है कि उसको सील टाइट किया जाता है, मतलब कि बाहर से कोई भी नई वायु या तो कोई भी नई गैस अंदर ना जा पाए, ताकि और वो अंदर के मटेरियल को ख़राब कर सके। इसलिए उसमें एक स्पेसिफाइड, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से एक स्पेसिफाइड गैस भरी जाती है ताकि वो प्रोडक्ट को संरक्षित कर सके और बाहर के आक्रमण से बचा सके, ठीक है। ये हो गई स्टोरेज की बात। अब हम नेक्स्ट बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब आप अभी तक के जो भी हमने टॉपिक पढ़ लिए उनमें जो आप देखे होंगे कि जब हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजेस के बारे में, तो हमारा जो चौथा पॉइंट था वो था सॉइल के लिए, ठीक है। सॉइल कहें या तो हम कहें एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। अब हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए प्रोटीन ज़रूरी है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। प्रोटीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन में होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक। अब हम डायरेक्ट नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते, हम तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन या तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या, तो ये सिर्फ एक प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है, मतलब कि एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के फॉर्म में है। अब उसे हम किस प्रकार से सॉइल में
कन्वर्ट, सॉइल में मतलब मिक्स करें, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो एयर में कन्वर्ट होता है अमोनिया के फॉर्म में। जब अमोनिया के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है तब सॉइल उसका अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाँ, और ये सिर्फ यूज़ करने की बात नहीं है, पौधों के लिए भी नाइट्रोजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सॉरी अमोनिया। आपने देखे होंगे कि जब भी आप अगर किसी खेतिहर बैकग्राउंड से हैं तो आपने देखे होंगे कि जो भी पैकेट होते हैं, मतलब कि जो भी खाद के पैकेट होते हैं, अगर उसमें आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं अमोनिया का फॉर्मूला ज़रूर लिखा होगा। अमोनिया मतलब कि उस जो खाद है, खाद में अमोनिया की मात्रा आपको मिलेगी। वो सब यही बताते हैं कि आपके जो भी सॉइल है उसके लिए अमोनिया इम्पॉर्टेंट है। अब सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है अमोनिया? खुद सॉइल तो उसका कुछ करने वाली नहीं है, तो वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है आपके जो पौधे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और पौधे अपने लिए कुछ करते नहीं हैं, तो अल्टीमेटली वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। तो किसी न किसी तरीके से एक चक्र बनाया गया है जिसके तरीके से कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो जो इंसानी शरीर है उसके अंदर प्रवेश कर सके। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वो है राइजोबियम। राइजोबियम की बात करें तो ये एक जीवाणु है, ठीक है, बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि एक जो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स हमने देखे हैं कि प्लांट्स अधिकतर वही प्लांट्स जो आप कहें तो दलहन के पौधे हैं। दलहन के पौधों में आप जड़ में अगर ध्यान दें तो उनमें एक छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इनको कहते हैं लेग्यूम्स, ठीक है, इनको कहते हैं लेग्यूम्स। ये लेग्यूम्स और राइजोबियम ही ये पूरा काम करते हैं, जिनका काम है कि जो नाइट्रोजन है एयर में उसे किसी न किसी तरीके से NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और NH3 के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी तो पौधे उसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसी क्रम में आगे चलें, बात करें कि हमारा जो एक मेन टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र, इसे ये कहते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। अब साइकिल के मतलब क्या है? आपने आपने ये भी पढ़े होंगे कि हमारे पास वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर साइकिल में होता ये है कि एक फ्रेश पेज में हम चलते हैं। चलिए इसी में बताता हूँ, ठीक है। वाटर साइकिल में होता क्या है कि अगर यहाँ पे कोई एक पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पे एक तालाब है और ये रहा सन रहा, ठीक है। तो सन की रेज आई, सन की किरणें आई, और यहाँ का जो एक छोटा सा मॉडल के रूप में बता रहा हूँ आपको, मतलब कि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं कि सिर्फ एक पॉन्ड हुआ, उसके जो वाटर हैं वो इवेपोरेट हुए और फिर बादल बन गया, बादल के बाद फिर बारिश हुई, फिर से पानी। लेकिन एक मॉडल के रूप में बता रहा हूँ कि अगर ये सन है, आप मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है जहाँ पे पानी है, ठीक है। तो वहाँ का पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वाष्प में कन्वर्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर का तापमान कम है, तापमान कम होने की वजह से वो बादल बन गए। आगे कहीं भी रुकावट आने पर उनमें जो दबाव है वो बढ़ गया और बारिश हो गई, और फिर से ये जो वाटर है जो यहाँ आया, उसके बाद वहाँ गया, फिर इधर गया, फिर नीचे आ गया। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा चक्र कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हमारे नाइट्रोजन का भी एक चक्र है। नाइट्रोजन चक्र मतलब कि नाइट्रोजन का भी पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसा ही है कि जो एक स्थान पर है, पूरे उसने चक्कर लगाए, ठीक है, पूरे चक्कर लगाने के बाद फिर वो वहीं पे वापस लौट गया, ठीक है। तो पहले मैं इसे साफ़ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये हो गई हमारी नाइट्रोजन वायुमंडल में, जो कि है N2 के फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है अपनी। अब जो तड़ित झंझा है, तड़ित झंझा जो होती है वो मतलब कि आपका बिजली कड़कने पर भी जो हमारे, आप जानिए कि जब तड़ित झंझा मतलब कि
बिजली कड़कने पर होता क्या है कि जो प्लस माइनस या तो कोई भी अलग अलग आवेश के एक साथ बादल कड़कते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आवाज़ नहीं होती है। आवाज़ मतलब कि आपको देखने में सुनने में सिर्फ आती होगी आवाज़, ठीक है। देख लेंगे अगर आप तो उसमें आपको दिखाई देगा कि एक प्रकाश। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जहाँ पर दो बादल ऐसे ऐसे ये टकराते हैं तो उनमें आपस में जब 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 वो टकराएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर एक मेन रोल प्ले करता है कि वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करें, मतलब कि जब वो नाइट्रोजन है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में टूट जाता है तो उसके बाद वो फिर सीधे आता है कहाँ, मिट्टी पर। मिट्टी में जो होते हैं आपके दलहन पौधे में जो लेग्यूम्स होते हैं और जो हमारा राइजोबियम होता है वो कन्वर्ट करता है उस नाइट्रोजन को जो फॉर्म में है उसको NH3 के फॉर्म में, ठीक है। और NH3 के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब अवशोषित करना तभी संभव है जब वो इसकी ज़रूरत हो, और ऑफ कोर्स पौधों को भी ग्रोथ करनी है अपनी, तो वो उसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। जब अवशोषित हो गए पौधे तो पौधों को यूज़ किसने किया, हम जंतुओं मतलब कि वी ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल। तो हम बायोलॉजी की भाषा में भी हम एनिमल हैं और वैसे भी तो हमें एक सामाजिक जानवर कहा ही गया है, ठीक है। तो ये जंतुओं द्वारा यूज़ किया गया। उसके बाद फिर जब वो हमारा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, उत्सर्जित पदार्थ में भी उसकी मात्रा होती है, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ है, और या तो हम कहें कि जो कोई भी जंतु जब मृत हो जाता है तो उसके शरीर को एक जो हमारा अर्थ है मतलब ये धरती है उसमें ही समाहित कर दिया जाता है। अब जब समाहित कर दिया जाता है तो जो हमारा तब नाइट्रोजन होता है हमारे शरीर में, तो वो एक्चुअल फॉर्म में नाइट्रोजन में तो होता नहीं है, लेकिन जो अंदर हमारे धरती में जो अंदर की तरफ जो बैक्टीरियाज होते हैं या तो कहें कि जो भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो कन्वर्ट करते हैं ऐसे यौगिकों में कि फिर से उसको मिट्टी में मतलब कि क्या कहते हैं NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये पौधों द्वारा अवशोषित होता है और ये पूरा एक चक्र कंप्लीट हो जाता है। अब हमने बात कर ली इसकी बात की। अब हम बात करते हैं ये दूसरे साइकिल की कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणुओं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। अब हम बात कर चुके कि ये तड़ित झंझा द्वारा हो गया, ठीक, तड़ित झंझा द्वारा हो गया। और ये दूसरा जो है नीले हरे शैवाल, हाँ यहाँ से भी अब प्रश्न हो सकता है कि नीले हरे शैवाल का किसमें उपयोग है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, मतलब कि या कहें तो नाइट्रोजन चक्र में, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में। अब उसके बाद क्या होता है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तन करना। अब होता क्या है कि हाँ कुल मिला के बात यही है कि जो यहाँ पे N2 का फॉर्म है उसे NH3 तक किसी न किसी प्रकार से लाना है। तो यही सब काम करते हैं। यहाँ पे कुछ काम किया ये नाइट्रोजन का जीवाणु नीले हरे शैवालों ने किया। उसके बाद कुछ जीवाणु करते क्या हैं कि वो ऐसे यौगिक में कन्वर्ट करते हैं ताकि मिट्टी में उपस्थित जो लेग्यूम्स हैं उनके द्वारा पौधों तक अवशोषित कराया जा सके, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ तक बात हो गई उसके बाद जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। अब गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करना क्यों, ताकि ये जो साइकिल यहाँ शुरू हुई है, ये जो नाइट्रोजन यहाँ तक आया है उसे अब ऊपर भी तो जाना है। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ कि पौधों में गया, फिर जंतुओं में गया, जंतुओं द्वारा उत्सर्जित किया गया, उसके बाद फिर से मिट्टी में आया। लेकिन अब कुछ न कुछ जो हमारे जीवाणु हैं वो ये भी काम करेंगे कि इनको फिर से भाई वायुमंडलीय नाइट्रोजन के लिए एक गैसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, मतलब कि उसके N2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो ये भी काम जीवाणुओं द्वारा होता है और ये फिर से जाके कन्वर्ट होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार से हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, या हम कहें कि नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, देखें। और हाँ,
ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद मैं जब 4-5 या तो कहें कि हम आधा सिलेबस साइंस का कंप्लीट कर लेंगे, तो हर सब्जेक्ट के मैं कुछ वीडियोस डालूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब कि हमारे ज्ञान के हिसाब से नहीं, अभी हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना है, तो मैं एग्ज़ाम को फोकस करते हुए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे मुझे, जो चाहे साइंस के हों या तो मैं कहूँ कि वो चाहे आपके सोशल साइंस के हों, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि और सारे वीडियोस डालूँगा, उनसे आपको मदद मिलेगी हर सब्जेक्ट में। तो और उसके बाद हो सकता है कि जब ये हमारे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, कुछ चैप्टर्स मतलब कि एक फिजिबल अमाउंट हो जिनका, जिससे कि क्वेश्चंस तैयार किए जा सके। तो जब हमारे पास कुल मिला के कुछ एक सही अमाउंट के चैप्टर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी निर्मित करूंगा जिससे हमारी प्रैक्टिस हो सके, जो कि एक सही स्टैंडर्ड्स में आधारित हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।